महाराष्ट्र के इलेक्शन बीत चुके, संपन्न हो चुके। लोगों के बीच में जो जिज्ञासा थी वो सामने आ गई। अब लोग मंथन और चिंतन ये कर रहे हैं कि जो लोग जीते उनके साथ जो प्रदर्शन किया अभी महाराष्ट्र में, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो लोग ये मंथन ये कर रहे हैं कि उनकी जीत का कारण और बम्पर जीत का कारण क्या बना, और दूसरा पक्ष ये कर रहा है कि उनकी हार और बम्पर हार का कारण क्या बना। इन सब के बीच अगर सीटों का आकलन करें तो फिर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, और इसके साथ ही 288 सीटों पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और युति महायुति ने काफ़ी बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। अब अगर सीट वाइज आकलन करें, हम लोग बात करेंगे जिला पालघर की 6 सीटों में से 3 वो सीटें जिन पर अप्रत्याशित तरीके से ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, बहुत बड़ा चेंज हुआ है। लोग ये विश्वास नहीं कर पा रहे, खासकर जो जीते हैं वो भी और जो हारे हैं वो भी, और जनता भी, कि ऐसा क्या फैक्टर रहा जिसमें इतनी बड़ी जीत दी है और इतनी बड़ी मात दी है। जीत मात के इस खेल में 35 सालों की सत्ता और 15 सालों का राज। सीट पर अगर बात करें एक पर्टिकुलर सीट की तो नालासोपारा, 35 साल ठाकुर का गढ़, जिनमें 35 सालों में वो ये मानकर चलते थे कि जनता उन्हें इस तरीके से तो कभी नहीं नकारेगी। आज परिस्थिति ऐसी है कि मात्र 3 सीटों की पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी बिना सीटों वाली पार्टी बन गई। और इसी के बीच स्नेहा दुबे पंडित, वसई विधानसभा, एक महिला कैंडिडेट, जो कभी भारतीय जनता पार्टी में थी भी नहीं और एकदम नई प्रत्याशी महिला कैंडिडेट, और उन्होंने 3000 के अंतर से बहुजन विकास अघाड़ी के अध्यक्ष और हितेंद्र ठाकुर, जिन्हें लोग यहाँ अप्पा कहते हैं, उन्हें 3000 के मात्र वोटों के अंतर से हरा दिया। ये चिंतन मंथन अभी भी शुरू है कि आखिर ये कैसे संभव हुआ। तो देखेंगे वहाँ पे त्रिकोणीय समीकरण था, उसका आकलन थोड़ी देर बाद करते हैं। लेकिन अगर एक सरसरी निगाह में बात करें नालासोपारा और आगे बोईसर की, पहले नालासोपारा लेते हैं। नालासोपारा की बात करें तो नालासोपारा के कई ऐसे मुद्दे, जब मेट्रो सिटी समाचार की टीम फील्ड में जाती थी, लोगों से बात करती थी और मिक्स रिएक्शंस आते थे। बहुत सारे लोग थे जो बैनर तो किसी और पार्टी का लगाया हुआ है, लेकिन अंदर अंदर उनके अंदर कहीं ना कहीं ये था, असंतोष था कि हम इस पार्टी का समर्थन तो कर रहे हैं लेकिन मुझे ये मुद्दे से संतुष्टि नहीं है। उसमें एक मुद्दा था नालासोपारा ब्रिज का। तो सरासरी पहले बात करते हैं कि क्या क्या मुद्दे रहे नालासोपारा के परिप्रेक्ष्य में। तो अगर आप देखेंगे तो लाड़की बहन योजना भी सरकार ने चलाई थी। इसके अलावा नालासोपारा ब्रिज एक अपने आप में बड़ा फैक्टर था जहां लोग संघर्ष करते हैं। दूसरा, उत्तर भारतीय वोटर्स जो थे कई कलर के कपड़े पहने रहते थे, उन्होंने कहा ये वोट किया, कोई पीला पहना, कोई गेरुआ पहना, कोई दूसरा नीला पहना, लेकिन लोगों ने कौन सा कलर चुना है ये आगे बात होगी। इसके साथ ही एक बड़ा फैक्टर लास्ट 19 तारीख को जो आया था, विनोद तावड़े, जो विवांता होटल में कुछ हुआ, क्या उसने काम किया। यूबीटी और कांग्रेस का ही घटक दल है यूबीटी, उद्धव बाला साहब ठाकरे, लेकिन संदीप पांडे जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनके साथ प्रचार में नजर नहीं आई। तो वो उनका पक्ष क्या रहा, वो कहाँ गए। और इसके साथ ही धनंजय गावड़े फैक्टर का क्या हुआ, और फतवा जो आया था आखिर में उसका क्या हुआ। और इसके साथ ही जो बढ़े हुए वोटर्स थे वो वोटर्स कहाँ गए, किसकी तरफ आकर्षित हुए। ये सब मसले हैं जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि 6,08,000 वोट्स वाला ये जो विधानसभा सीट है नालासोपारा 132, उस पर देखेंगे तो 3,48,000 के आसपास जो वोट पड़े, और उसमें से 36,000 वोटों से क्षितिज ठाकुर को हराया राजन नाइक ने। राजन नाइक एक पुराने परिचित चेहरे, लेकिन जीत का जो कॉन्फिडेंस था वो कॉन्फिडेंस आखिरी दौर तक मेहनत के रूप में देखा जा रहा था कि राजन नाइक आखिरी दौर तक मेहनत कर रहे थे। दूसरी तरफ बहुजन विकास अघाड़ी बड़े जोर शोर से मेहनत कर रही थी, लेकिन बाउंस बैक क्या हुआ उनके ऊपर कि 36,000 की लीड ले ली एक पर्टिकुलर प्रत्याशी ने, जिसे माना जा रहा था कि ये जीत हासिल कर पाएंगे भी या नहीं, ये भी संशय था। तो अगर देखेंगे तो पूरे महाराष्ट्र के अगर रिजल्ट देखेंगे तो लाड़की बहन योजना, क्योंकि महिलाओं का जो वोट परसेंटेज है वो बेशक बढ़ा है, तो एक हवा कहीं ना कहीं से वो जनरेट होती है। अगर उनके ये बात करें लाड़की बहन योजना, तो महाराष्ट्र में देखेंगे तो जो अपर अर्निंग जो स्टेटस है, यानी जो बड़े लोग हैं जिनकी इनकम बहुत अच्छी है, उनके लिए तो 1,000-2,000 मायने नहीं रखते। लेकिन जैसे जैसे आप लोअर मिडिल क्लास पे आते हैं, जो कि 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 की पेमेंट में गुजारा करते हैं, उनके लिए हर चीज़ कैलकुलेटिव होता है। यानी
कैलकुलेटिव, मतलब लाइट बिल, पानी बिल, खाने का बिल, फीस का बिल, बच्चों का ट्रैवलिंग, उनका ट्रैवलिंग, और इसके साथ ही थोड़े सपनों की बात करें तो उनके और जो कुछ भौतिकवादी सामान है उसको ईएमआई पे लेना और उसको बिल पे करना, मोबाइल वगैरह। तो कहीं ना कहीं 1000-2000 की ईएमआई से एक मोबाइल भी आ सकता है, एक टीवी भी आ सकती है, घर में एक फ्रिज आ सकता है, या फिर और दूसरी चीज़ें आ सकती हैं। तो ये छोटी मदद भी बहुत बड़ी मदद साबित होती है जब आदमी संघर्ष कर रहा हो। तो ये फैक्टर तो बिल्कुल चला, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में रिजल्ट्स आए वो बहुत बड़ा समझ में आया। और स्थानीय मुद्दों की बात करें तो नालासोपारा ब्रिज एक ऐसा मुद्दा रहा जिसका जवाब बहुजन विकास अघाड़ी आखिर तक नहीं दे पाई, क्योंकि जब जब लोग ब्रिज की बात करते हैं तो उसमें सभी दलों के और सभी लोगों का रिएक्शन एक ही होता था कि जब जो यहाँ की जनसंख्या थी, वत्स विरार की जब शुरुआत में ब्रिज बना तो उस समय लगभग 5 से 6 लाख लोगों की जनसंख्या थी, तब के लिए ब्रिज सफिशिएंट था। उसके बाद इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, महानगर पालिका 2015 में बनी और इसके साथ ही विधायक आते रहे, लेकिन इस ब्रिज पे जो क्षमता रही वो क्षमता मतलब क्राउड बढ़ता गया, लेकिन उसका जो उसका कैपेसिटी थी वो नहीं बढ़ाई गई, यानी एक दूसरे ब्रिज का ऑप्शन नहीं निकाला गया। तो ये कहीं ना कहीं हर पार्टी के लोगों के लिए भी एक मुद्दा था जिसका कोई तोड़ नालासोपारा में तो फिलहाल नहीं मिल पाया। विकास के अन्य बातें जो है वो इस बड़े मुद्दे के सामने टिक नहीं पाई। और बात करें अगर वोटर्स की, तो जब भी कन्विंसिंग चल रहा था, जब माहौल चल रहा था, उस समय जब हम वोटर्स के बीच में जा रहे थे, कॉमन लोगों के बीच में जा रहे थे, तो इसमें कई कम्युनिटी है। नालासोपारा पश्चिम, बसई पश्चिम, विरार पश्चिम के आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत स्टैब्लिश है, मतलब वो खेती वाले लोगों का उनका अपना गांव है, तो वहाँ पे ज़मीनें बिकी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नए बने नहीं, डेवलप नहीं हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस नए कंस्ट्रक्शंस या ज़मीनें सेल आउट नहीं हुई, तो उन सब चीज़ों में चौल बनाना या इन चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई। तो इसलिए वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, जो नेचुरल है, वो वैसे ही रहा। तो वहाँ पे ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। सड़कें भी बड़ी खूबसूरत हैं। अगर आप बसई पश्चिम की बात करें, विरार पश्चिम की बात करें, नालासोपारा पश्चिम की बात करें, तो बेशक सड़कें देखेंगे आप तो, और एनवायरनमेंट देखेंगे, वहाँ का वातावरण देखेंगे तो वास्तव में रहने लायक है। लेकिन जैसे आप ईस्ट में जब आप क्रॉस करते हैं, वसई का ब्रिज क्रॉस करें, नालासोपारा का ब्रिज क्रॉस करें या विरार का, तो वहाँ पे आपको चिल्लम चाली, मगजमारी, दुनियादारी और ठेले, लफड़े, झगड़े, कचड़े सब दिखने शुरू हो जाते। तो ये पूर्व और पश्चिम का इतना अंतर है कि आप यहाँ पे पॉल्यूशन देखेंगे, नॉइस पॉल्यूशन देखेंगे, अतिक्रमण देखेंगे। तो ये पूरा जो पूर्वी पट्टा है। और दूसरा एक देखिए कि व्यवसाय जो देखेंगे आप, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, फैक्ट्रीज़ हो, कंपनीज़ हो, नए कंस्ट्रक्शन हो, इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो, ये सारे ईस्ट में ही परफॉर्म किए गए। तो ये पूरा जो फैक्टर था एक साथ ये इकट्ठा हुआ। कहीं ना कहीं लोगों में बदलाव की एक जो सोच थी कि उन्हें कहीं ना कहीं बदलाव तो दिखना चाहिए, वो पिछले 15-20 सालों में नहीं दिखा जिसकी अपेक्षा कर रहे थे लोग। क्योंकि सड़कों में मेन तो आपको ये महाराष्ट्र है, आर्थिक राजधानी मुंबई, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड लोग ही या फिर सैलरी कमाने के लिए लोग आते हैं, आजीविका चलाने के लिए आते हैं। तो कनेक्टिविटीज़ बड़ा इशू है कि आप मुंबई ट्रैवल कर रहे हैं तो भी वहाँ पे गुजरात हाईवे एक नासूर बन के चल रहा है पिछले 15 सालों से, वो हद तक सुधरा नहीं। और अगर आप इधर ट्रेन में आएंगे तो यहाँ पे लोग लटक कर जाते हैं और गिरते हैं और मर जाते हैं। एक फियर फैक्टर ये भी। तो ऑप्शन मतलब एक ऐसा शहर जो एक कटोरे में ऐसे जमा हुआ है, उसमें से लोग निकलने की सोचते हैं तो आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो एक बड़ा जो बाउंस बैक है ये इसका दिख रहा है। और उत्तर भारतीय वोटर्स की बात करें तो ज़्यादातर उत्तर भारतीय वोटर जो हैं इसलिए एक निर्णायक भूमिका में थे, वो 1.5 लाख वोट जो है उनके यहाँ पर हैं। तो इस अनुसार ये देखा जा रहा था कि ये जिनकी तरफ जाएंगे तो वहाँ पे बदलाव होगा। तो बहुजन विकास अघाड़ी जो है इनका काफ़ी बड़ा तबका जो है उत्तर भारतीय का उनके साथ जुड़ा है, व्यावसायिक तौर पे भी जुड़ा है और अन्य तौर पे भी कई तरीक़ों से लोग इमोशनल भी है और कई फैक्टर्स हैं जिनमें वो लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन जुड़ने के बाद क्या उन्होंने वोट दिया क्या, क्योंकि 36,000 वोटों का अंतर कोई छोटा अंतर नहीं है देखा जाए। क्योंकि जिस हिसाब से इलेक्शन के ठीक 2 दिन 4 दिन पहले जो हवा बनाई गई, जो हवा बनी विनोद तावड़े आने के बाद, जो फैक्टर जनरेट हुआ वो बहुजन विकास अघाड़ी के पक्ष में गया है, विरोध में, इस पर भी लोग आगे बात कर रहे हैं। इसके अलावा उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है, जो महाविकास अघाड़ी का घटक दल है, वो संदीप पांडे के साथ नज़र नहीं आई। संदीप पांडे जो कांग्रेस से यहाँ पर लड़ रहे थे उनको बहुत ही कम वोट मिले हैं और इतना कि मनसे की भी जो वोट है उनके जो लगभग समकक्ष ही हैं। तो एक महाविकास अघाड़ी पार्टी जैसे संयुक्त घटक दल इतना कम वोट लेके जा रहे हैं, ये लोगों को हजम नहीं हो रहा। वहीं विजय पाटिल ने अच्छी खासी वोट अच्छे खासे मारे, उन्होंने
वसई से काफ़ी लीड किया। तो इन सब विषयों पर देखेंगे तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जब कांग्रेस के घटक दल ही अगर उनको वोट नहीं दिए तो वोट कहाँ गए, तो वोट कहाँ एक्यूमुलेट हुए, वो उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में उनका विलय हुआ। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन मतलब अगर देखिए धनंजय गावड़े की तरफ, धनंजय गावड़े प्रतिभावान है और वो वोट के लिए उन्होंने अप्रोच भी किया था, लेकिन यहाँ पे जो फैक्टर एक साथ एक्यूमुलेट हुए, जमा हुए, वो ये कि एक तो मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, दूसरे लाड़की बहन योजना जिसमें 0.5% अकेली महिलाओं का परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, तो एक बड़ा लार्जर स्केल है, बड़ा नंबर है जो कन्वर्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं शिंदे सरकार या महायुति सरकार की तरफ आकर्षित हुए। और धनंजय गावड़े फैक्टर पे अगर बात करें तो चूंकि सबको पता था कि उनको प्रहार जनशक्ति पार्टी मिली है और उससे उन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि ये विनिंग कैंडिडेट हैं, क्योंकि टफ फाइट जो देने वाले थे कैंडिडेट थे वो थे बहुजन विकास अघाड़ी के कैंडिडेट क्षितिज ठाकुर और इधर राजन नाइक, दो के बीच लड़ाई मानी जा रही थी। संदीप पांडे जो है वो अपने आप में कमज़ोर साबित हो रहे थे, क्योंकि उनके साथ उनके जो घटक दल थे वो ही नज़र नहीं आ रहे थे। बहुत कम मौक़ों पे लोग नज़र आए। उसके बाद उन्होंने अकेले प्रचार किया और आखिरी दौर में उन्होंने प्रचार भी किया कि नहीं दिखे तो नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि संदीप पांडे को सपोर्ट नहीं मिला स्थानीय तौर पे नाला सोपारा, क्योंकि वो अचानक से आए और उनकी अपनी कोई टीम नहीं है। उनके जो टीम मेंबर साथ में थे उनके अपने वोट मिले, लेकिन इतना कम वोट मिलना वो भी कांग्रेस को, ये भी हजम नहीं होता। तो बेशक उनके जो घटक दल हैं उन्होंने उनके विपक्ष में ही वोट किया, यानी भारतीय जनता पार्टी को ये वोट जरूर किया होगा, ऐसा आकलन किया जा रहा है। बाकी सच्चाई क्या है ये वोटर जानते हैं और जिनको वोट मिले हैं वो जानते हैं, बट कहाँ भीतरघात कहाँ हुआ है ये तो जरूर हुआ है। धनंजय गावड़े फैक्टर, उनको भी 14-15 हज़ार वोट मिले हैं और ये वोट जो है वो ये उनके अपने वोट हैं, वो ऐसे वोट हैं जो उनको चाहने वाले लोग हैं, जो जानते हुए भी कि वो जीतेंगे नहीं उनको वोट किया है। तो बेशक ये उनके अपने कोर वोटर्स हैं जो शिवसेना में रहते उन्होंने अपने बनाए थे। और आगे बात करें फतवा, तो एक बड़ा फैक्टर है फतवा का, बड़ा तगड़ा इम्पैक्ट ऐसा लग रहा है कि फतवे का क्या हुआ। आपको अगर कुछ समझ में आ रहा है तो करें, बताएं, कमेंट करके बताएं, क्योंकि फतवा का क्या हुआ ये तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि रातों रात फतवा जारी हुआ और नाम के साथ कि ये 3 सीटों पे राजेश पाटिल और हितेंद्र ठाकुर वसई और क्षितिज ठाकुर नाला सुपारा के लिए उनको समर्थन दिया गया था। और ये कहा गया था कि जो पारंपरिक वोट हैं कांग्रेस को जो दिया जाता है, माना जाता है कि मुस्लिम जो है कांग्रेस को ही वोट करते हैं। बावजूद इसके फतवा आया कि इनको बहुजन विकास अघाड़ी के तीनों प्रत्याशियों को वोट दिए जाएं। लेकिन जो वोट परसेंटेज हुआ अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो विजय पाटिल की जो वोट है अगर नाला सुपारा और वसई का और बोईसर का मिलाया जाए तो लगभग 80,000 वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को गए हैं। वसई विरार में 80,000 वोट कांग्रेस पार्टी को गए हैं। तो 7% जनसंख्या, 5 से 7% जनसंख्या नाला सुपारा में मुस्लिम कम्युनिटी की है। तो इतना बड़ा वोट शेयर परसेंटेज 80% आना, इसका मतलब है कि उन्होंने बहुजन विकास अघाड़ी को इक्वली देखा जाए तो वोट शेयर चेंज हुआ है। आधा अगर इधर गया होगा तो आधा उधर गया है, क्योंकि 80,000 के जो वोट हैं उसमें बहुत ही कम अदर कास्ट होंगे। उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी का माना जा रहा है। शिवसेना जो उनके यूबीटी के घटक दल हैं उनके वोट्स माने जा रहे हैं। बट एक अच्छी लीड विजय पाटिल ने आखिरी तक रखी है और अच्छे नंबर्स उन्होंने जनरेट किए हैं। बेशक वो जीत नहीं पाए लेकिन उन्होंने टफ फाइट दी है और जिसकी वजह से एक साइड इफेक्ट माना जाए कि इस पूरे समीकरण में चेंजेस हुए हैं। और जो बड़े हुए वोटर्स थे वो उन पर किसका विश्वास हुआ, किस पर विश्वास उन्होंने किया, तो बेशक जो बड़े हुए वोटर्स हैं वो कुछ नए लोग होंगे या कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। तो वो इन्फ्लुएंसिव जो हवा चल रही थी उसके अकॉर्डिंग ये लोग जाते हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि जहाँ पे इन्फ्लुएंस लगता है लोग उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो अब बात करें, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि विनोद तावड़े का जो फैक्टर हुआ जिसे बहुजन विकास अघाड़ी अपने पक्ष में मान रही थी वो बाउंस बैक हुआ, क्योंकि जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ और बाद में विनोद तावड़े उनकी गाड़ी में बैठ के गए और उनके घर तक मतलब ऑफिस तक गए और वहाँ से फिर मुंबई गए, तो कहीं ना कहीं ये पूरे घटनाक्रम में लोगों का ये भी मानना है कि हितेंद्र ठाकुर ने विनोद तावड़े का गेम किया या विनोद तावड़े ने हितेंद्र ठाकुर का गेम किया। ये दोनों के बीच में अभी भी तस्वीरें साफ नहीं हो पा रही, लेकिन जिस तरीके से वोट मिले हैं तो ये से लग रहा है कि विनोद तावड़े का ये जो सिंपैथी पाने वाला जो गेम था वो सफल हो गया। क्योंकि पिछले 3-4 इलेक्शन में आप देखेंगे कि चाहे वो
प्रदीप शर्मा रहे हों या इसके पहले के कैंडिडेट रहे हों, कहीं ना कहीं एक दिन पहले इस तरीके का बवाला जरूर होता था और उसके बाद हवा बदलती थी और बहुजन विकास अघाड़ी को वोट्स मिलते थे, अच्छे जीतती थी। लेकिन इस बार देखा जाए तो वो समीकरण पूरी तरह बदला और ना सिर्फ बाउंस बैक किया बल्कि 36,000 वोटों से हार मिली है, जो बहुत बड़ी हार कह सकते हैं आप, क्योंकि 15 साल की कॉन्फिडेंस वाली सत्ता और 115 नगर सेवकों के साथ 109 106 नगर सेवकों के साथ उनकी अपनी टीम रही है। 2020 से अभी चुनाव नहीं हुए, लेकिन बेशक उनके नगर सेवक रहे हैं बड़ी लार्जर स्केल में और कार्यकर्ताओं की और उनके पदाधिकारियों की कोई कमी नहीं है। और ये भी देखा जाता है कि बहुजन विकास अघाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक कुटुंब जैसा, एक परिवार जैसे रहते हैं। मतलब जो अप्पा हैं उनके साथ, क्षितिज ठाकुर है उनके साथ एकदम घर के जैसे जुड़े रहते हैं और ये पूरा एक जो इनका पूरा सिस्टम है वो एक साथ जुड़ा हुआ देखा जाता है। तो एकजुटता में किसी प्रकार से बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं में कमी नहीं देखी जाती। लेकिन अगर ऐसा होता तो वोट तो आना चाहिए। तो यहाँ पे ये फैक्टर क्वेरीज आ रही हैं ये कि आखिर फिर वोट किसने नहीं दिया और किस वजह से ये सारी चीज़ें समीकरण जो है वो बदले हुए हैं। तो ये माना जा रहा है कि आमतौर पे कि लाड़की बहन योजना और स्थानीय मुद्दे और इसके साथ ही लंबी सत्ता, आपने देखा है परिवर्तन ही संसार का नियम है कहा जाता है। तो जनता हर 10 साल 5 साल के बाद बदलाव देखना चाहती है और वो लंबे समय तक बदलाव के इंतज़ार में बैठी थी। और जब तक कॉम्पिटिटर मजबूत नहीं हो, जब तक कॉम्पिटिटर इतना स्ट्रांग नहीं हो, तब तक जनता भी उन पर विश्वास नहीं करती है। अब बात करें कॉम्पिटिटर की तो नालासोपारा 132 में क्षितिज ठाकुर के सामने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आए और केंद्र में उनकी सत्ता है। केंद्र में मोदी जी की सत्ता है और इसके साथ ही राज्य में भी थी। तो कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर जनरेट हुआ कि आने वाले दिनों में अगर केंद्र और राज्य की सत्ता है तो डबल इंजन ट्रिपल इंजन की जो सरकारें हैं वो अच्छा कर सकती हैं, क्योंकि वो राज्य की जो योजनाएं हैं वो तो चल ही रही हैं, जिसका लाभ लाड़की बहन योजना के तौर पे महिलाओं ने लिया। और बीच बीच में सेलिब्रिटीज़ आते रहे, बीच बीच में जो उनके लिए स्टार प्रचारक आते रहे, उन्होंने कई चीज़ें रखी हैं। इसमें ये रखें, जैसे एक नारा उन्होंने दिया था, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और इसके अलावा बटेंगे तो कटेंगे। तो ये कहीं ना कहीं 3 4 5 फैक्टर्स इकट्ठे हुए, स्थानीय मुद्दे इकट्ठे हुए, लाड़की बहन योजना हुई, ऊपर से विनोद तावड़े फैक्टर आया और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और ये 3 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं एकजुट हो गई और एकजुट होने के बाद वोट का जो शेयर है वो काफ़ी तेज़ी से सिनारियो बदला। और साइलेंट वोटर जिनको कहते हैं, आप देखिए कहा जा रहा था कि यहाँ पे जो है एक फियर फैक्टर जनरेट करके, या फियर फैक्टर है लोगों के, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ज़्यादातर जो बातें कम्युनिकेट करते हैं वो सिर्फ हितेन ठाकुर अप्पा ही करते हैं, बाकी तो कोई तो करता नहीं है। और जो विधायक हैं क्षितिज ठाकुर वो बहुत कम बोलते हैं, खासकर मीडिया के साथ या और लोगों के साथ ज़्यादा जनसभा नहीं करते या फिर लोगों के साथ इंटरेक्ट ज़्यादा नहीं करते, पर्सनली बात करते हैं, इसके अलावा बात नहीं करते। तो लोग खुल के अपनी बातें उनसे नहीं कर पाते और एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि उनको जनता के बीच में बात करना चाहिए। युवा एक पढ़े लिखे वो आमदार यानी विधायक रहे हैं और लोग ये जानते हैं कि उनके अंदर स्किल्ड हैं वो, लेकिन लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाना एक बड़ा गैप जनरेट करता है, जिससे युवा और जो नए वोटर्स हैं उनसे जुड़ नहीं पाते और उनकी बातें, उनके जो विचार हैं जब वो बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बोलते नहीं। एक बड़ा ये भी गैप जनरेट करता है। उनका जो भी हो, चूँकि उनके पास वरिष्ठ हैं पार्टी के और वो पहले ज़्यादा प्रवक्ता के तौर पे या बाकी चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं, तो इस तरीके की समस्या होती है। तो इस वजह से भी कई फैक्टर जनरेट हुए कि नए जो युवा वोटर्स हैं वो उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो एक से कम्युनिटी देखेंगे तो इस तरीके के सर्कमस्टांसेस बने जिसके वजह से ये सीट देखा जाए तो 36,000 वोटों से पीछे जा रहा, मतलब एक बहुत बड़ी लीड ली राजन नाईक ने। भारतीय जनता पार्टी अब 3 सीटें यहाँ पर जीत चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और यानी शिवसेना उनकी घटक दल है। तो कहा जा सकता है कि महायुति की जो सीटें हैं वो आ चुकी हैं और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करती है ये अगले 5 सालों में